हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EduDOS ऐप। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बिफोर वी स्टार्ट दिस पार्ट, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी इस पार्ट के बारे में कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो है ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हुई। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि आपको मालूम ही है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जिस टाइम हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पे हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि रिसोर्सेज नहीं थे इनकम के। तो टू जनरेट द रिसोर्सेज है ना, और लोगों की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको इनकर करने के लिए क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो जो इंडस्ट्रीज़ का मेनली हमारे अंदर ये जो इंडिया के अंदर आइडिया है वो लेकर के आए नेहरू जी। तो नेहरू जी जो हैं वो एक सोशलिस्ट थिंकर थे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी उस टाइम पर रूरल पॉपुलेशन थी सारी की सारी। तो सोशलिस्ट थिंकिंग का मतलब है कि ये जो आइडिया है वो आया रशिया से। तो मैं आपको बता दूं रशिया के अंदर थे स्टालिन और 1928 के अंदर जो है उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को इनकलकेट किया। मतलब 5 ईयर के स्लॉट के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें जो है कंट्रीज़ के अंदर कि हम 5 साल के अंदर ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और यहाँ से हमारा मोटिव रहेगा इस पॉइंट तक जाने का। तो रशिया से आया हमारे इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। ठीक, तो वहाँ पर भी आप वो वीडियो चेक कीजिएगा और ये जो मैं बता रही हूँ इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नेहरू जी ने क्या किया, क्योंकि वो सोशलिस्ट थिंकर थे, मतलब सोशलिस्ट वो आइडियोलॉजी पे काम करते थे और रशिया से ये आइडिया आया था। और रशिया के अंदर जो स्टालिन है उन्होंने कहा था कि 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी कंट्री को बूस्ट करेंगे और उसकी इकोनॉमी की जो GDP है उसकी ग्रोथ रेट को हम बढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंगली नेहरू जी ने भी इंडिया के अंदर ऐसा ही करना चाहा और उसको करने के लिए हुआ क्या कि जो प्लानिंग कमेटी थी उसी के एक मेंबर थे महालनोबिस। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा 5 ईयर प्लान्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा आता है 1956 से लेके 1961 तक का। तो उस महालनोबिस मॉडल के अंदर, जो कि महालनोबिस ने दिया था, उस महालनोबिस मॉडल के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है हमारी, ठीक है ना, या हम कहना चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स को प्रिपेयर करने वाली जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बनाने का सुझाव दिया गया। ठीक है ना, एंड हैंस केम द आइडिया कि इंडिया के अंदर जो है वो होनी चाहिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी हम और भी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, बट जो आइडिया आया, ठीक है ना, वो सोशलिस्ट थिंकिंग से आया नेहरू जी की, जो कि महालनोबिस मॉडल से आया सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है ना, तो अगर हम इस सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं जिसमें कि हमारे हैवी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, तो ये सारे की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपकी 1 बाय 1 करके डेवलप हुई। तो इंडिया की रैपिड ग्रोथ के लिए, ठीक है, इंडिया की रैपिड ग्रोथ के लिए ये किया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्राइम मूविंग फोर्स हमारा होना चाहिए। मतलब इसी को हमारा फोकस होना चाहिए कि जिससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है और जो ग्रोथ रेट है वो बूस्ट करेगा। एट द सेम इंस्टेंट जब इंडिया में नेहरू जी जो हैं वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने की कोशिश में थे, जबकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो सारी की सारी रूरल पॉपुलेशन वाली थी। ठीक है ना, इसी टाइम पर जो चाइना है उसने अपनी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। ठीक है, तो मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, डू टेक्स्ट मी दीज आंसर्स बाय योर साइड, यू नो आई वांट दीज आंसर्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके आंसर्स हैं वो मुझे बताइएगा कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के अंदर जो है वो 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा आपका होता है टर्चरी सेक्टर या जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, है ना, जैसे कि IT फॉर्म्स वगैरह हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप्ड है, या प्राइमरी जो हम सेक्टर बोलते हैं वो डेवलप है हमारा, जो टर्चरी सेक्टर है वो हमारा डेवलप है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हमारा उतना डेवलप नहीं है। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि हम प्राइमरी से सीधे जंप कर गए टर्चरी सेक्टर में। तो इंडिया की GDP के अंदर ये जो सेक्टर्स हैं वो कितना परसेंटेज जो है वो अकाउंट करते हैं GDP को। ठीक है ना, मतलब एग्रीकल्चर की बात करें तो कितना GDP में उसका रेशो रहता है, पहला तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं कर पाया तो व्हाट आर दी रीजंस। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है या जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है या जो स्टील इंडस्ट्रीज़ वाला हमारा जो सेक्टर है, हैवी इंडस्ट्रीज़ वाला जो ये पार्ट है वो क्यों नहीं डेवलप कर पाया। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं ओर्स ऑफ आयरन। मतलब आयरन जो है वो किस किस से हमें मिल सकता है। ओर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ कि जिसको हम क्या करेंगे, बार बार ग्रेजुअल रिफाइनिंग करेंगे, उसको धोएंगे, साफ़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन मिल जाएगा, जिसकी रिफाइनिंग के बाद हम उसको किसी भी चीज़ में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टील
है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आयरन के ओर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 4 और आयरन के होते हैं, ठीक है ना। पहला है आपके पास हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है आपके पास लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कि आयरन कंटेंट या हमारे लिए फ्रूटफुल और कौन सा होगा जिससे हम एक्सट्रैक्शन भी करेंगे, तो हमारा जो कॉस्ट हमने इनकर किया है वो कॉस्ट हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो और हैं वो 4 में से सिर्फ 2 जो हैं वो फ्रूटफुल हैं, बाकी ये जो 2 हैं लिमोनाइट और सिडेराइट ये हैं इन्फीरियर क्वालिटी ओर्स, मतलब इनसे हम और निकाल तो लेंगे लेकिन इनके और को निकालने के लिए हमारा कॉस्ट इतना ज़्यादा लग जाएगा कि उसको देने के बाद भी, मतलब उस और को निकालने के बाद मिनरल को निकालने के बाद जो हमारा अमाउंट इनपुट जो हो जाएगा वो आउटपुट से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये इतना बेनिफिशियल नहीं रहता इनकी एक्सट्रैक्शन करना, हम बल्कि हमारे लिए ये अच्छा रहता है कि हम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जिसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा है उसको हम रिफाइन करें, ठीक है जी। तो हेमेटाइट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है मेटेलिक कंटेंट रहता है, ठीक है। और ये हमारा जो मिलता है वो जनरली मिलता है आपका पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, ये वाला जो पार्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको मालूम हुआ क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर लावा ये सब जो है बार बार आके जमा, ठीक है ना। और ये आपका अफ्रीका वाले पार्ट से आके मेडागास्कर जहाँ हमने बताया था वहाँ से ये पार्ट आकर के आपका जो यूरोप वाला पार्ट है वहाँ पर आकर के टकराया, एंड हेंस दिस पार्ट जो है हमारा ये पूरा का पूरा मिनरल रिच है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे धारवाड़ या फिर कुडुप्पा रीजन, ठीक है ना, या धारवाड़ या फिर कुडुप्पा रॉक सिस्टम। तो इस धारवाड़ या कुडुप्पा रॉक सिस्टम के अंदर आपके मिलते हैं सारे के सारे ओर्स, ठीक है। तो हेमेटाइट भी यहीं पर आपको मिलेगा और इसके जो मिलने की जगह है वो क्या क्या है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड AP स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल मत समझ बैठिएगा, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश, तो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। नाउ कम्स मैग्नेटाइट, ठीक है। इसमें आप पे कोई क्वेश्चन कैसे आता है, पहली चीज़ तो आपसे और ही पूछ सकता है कि आयरन के क्या क्या और होते हैं, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि मेटेलिक या और का जो कंटेंट है उसके अंदर जो हमें मिलने वाला है मिनरल उसका अमाउंट कितना कितना रहता है, ठीक। तो मैग्नेटाइट जो है उसके अंदर अमाउंट रहता है आपका 60 to 70%। मिलेगा कहाँ कहाँ, अगेन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये वाला पार्ट भी इसमें आता है, ठीक है। तमिलनाडु एंड केरला, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये भी जो आपका मैग्नेटाइट है वो भी धारवाड़ और कुडुप्पा रॉक सिस्टम जो है उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नाउ लिमोनाइट, लिमोनाइट क्या होता है भाई, लिमोनाइट होता है येलो इन कलर, ये भी आपका है और ही है ये भी आपका, लेकिन इसके अंदर जो आयरन कंटेंट है वो बहुत कम रहता है 40 to 60%। दूसरा जैसे कि मैंने कहा इसको हमें इनपुट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आउटपुट हमें उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो 3 हमारे पार्ट्स में हमें मिलता है, ठीक है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो गढ़वाल जो है रीजन वहाँ पर ये मिलेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर यहाँ पर ये मिलेगा, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये मिलेगा कांगड़ा वैली में, ठीक है। दूसरा जो लिमोनाइट है उसके लिए अब आपको मालूम होगा और को निकालने के लिए मेथड्स को इनकर किया जाता है। तो जो मेथड इसके लिए लगाया जाता है जिससे हम और जो है वो ज़मीन से बाहर निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपन कास्ट माइंस। और जो ओपन कास्ट माइन है ये फिर भी रिलेटिवली कहना चाहिए चीप मेथड है और को निकालने का रादर देन और टेक्निकल मेथड्स, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू इसको हम निकालते हैं लिमोनाइट को। नाउ नेक्स्ट कम्स सिडेराइट। सिडेराइट के अंदर जो आयरन कंटेंट होता है वो लेस देन 40% होता है, ठीक है। इसको हम सेल्फ इन्फ्लक्सिंग भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लाइम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो रिफाइनिंग के लिए हम बहुत सारे जो कहना चाहिए कि आपकी चीज़ें ऐड करते हैं और के अंदर, पहले उसको क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, धोते हैं, ये सब कुछ काम हम जब करते हैं तो यहाँ पर सेल्फ इन्फ्लक्सिंग बोला जाता है इसको लाइम की प्रेजेंस की वजह से। नाउ कम्स, जैसा कि मैंने अभी कहा कि नेहरू जी ने सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर जिसको हम बोलते हैं महालनोबिस मॉडल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। तो उस टाइम पे जो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया 2003 प्राइमरी जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास थी 3, ठीक है ना, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है आपका राउरकेला, देन कम्स योर दुर्गापुर एंड देन कम्स योर भिलाई। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये तीनों जो इंडस्ट्रीज़ हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनको आपके इंडिया के अंदर डेवलप किया गया या बनाने की बात करी गई सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर। जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया मतलब 61 के बाद, मैंने अभी कहा था 1956 से 61 तक आपका चला सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो ऑब्वियसली बात है 5 साल पहले अगर इसमें ऐड कर ले तो 56
यानी कि क्या हो गया 5 माइनस करें तो 1951 से लेके 56 तक जो प्लान था वो फर्स्ट था, 56 से 61 सेकेंड, 61 के बाद नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो प्लान था वो थर्ड 5 ईयर प्लान था, और थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर जो बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है ना, उसको डेवलप करने की बात रखी गई। ठीक है, तो सबसे पहला प्लांट जिसको डेवलप करने की बात करी गई वो है राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक, तो वन बाय वन अब मैं स्टेट वाइज यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे नोटिस करें मैंने सिर्फ इंडिया का लोअर पार्ट बनाया है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया है जिसके अंदर आपको मिलेगा ओर, ठीक है ना, और ऑब्वियस ही बात है ओर अगर आपको मिल गया है तो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए आप वहीं पर रहेंगे जहाँ पर उसका लेकर के आना, प्लांट तक लेकर के आना, मतलब आपको कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हो। दूसरा, हमने जब आयरन को मोल्ड करेंगे या स्टील में जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस स्टील का एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे से हो पाए, या अगेन ट्रांसपोर्टेशन उसका पहले तो मैन्युफैक्चर होएगा, फिर उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। तो जो वो कंज्यूमर गुड्स बनेंगे, ठीक है ना, वो कंज्यूमर गुड्स जो है वो अच्छे से तभी मतलब आपके काम कर पाएंगे जब उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से उस प्लेस से हो पाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए या इसकी रिफाइनिंग के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो तो चाहिए ओर, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्यूल, और फ्यूल में अगर हम बात करते हैं तो वो बात है कोल। ठीक है, तो हमारी अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहीं पर भी बढ़िया है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा उस प्लेस के ऊपर और भी मिलता होगा और कोल भी मिलता होगा। ठीक है ना, तो कोई भी प्लेस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए तभी बढ़िया होगी जब वहाँ पे आयरन ओर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और वहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका कोल। ठीक है, क्योंकि गर्म करना होगा तो गर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फ्यूल। ठीक है जी, तो यहाँ जब इस रीजन की बात करते हैं तो इस वाले रीजन के अंदर हमारा कोल अमाउंट भी प्रेजेंट है और ओर अमाउंट भी प्रेजेंट है, तो मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी प्रेजेंट है, फ्यूल भी प्रेजेंट है, तो आपका वहाँ पर एक्सट्रैक्शन इस मटेरियल का अच्छे से हो जाएगा। ठीक, नाउ कम्स कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मैंने बनाया है स्टेट्स में बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर है ये। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और है आपका बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका, देखिए इसको। वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हैं 3 प्लांट। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का पहला जो प्लांट है वो है बंगाल आयरन वर्क कंपनी। ठीक है, ये जो बंगाल आयरन वर्क कंपनी है यहाँ पर स्टील का आपका प्रोडक्शन होता है। ये जो एरिया जहाँ पर ये है वो है कुल्ती। ठीक है, ये है एसेंसोल, एसेंसोल जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहीं उसके पास ये एरिया है जहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसी इंडस्ट्रीज़ का नाम चेंज करके कर दिया गया इसको मतलब टिस्को और इसको, आपने यही नाम सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो टिस्को है यहाँ पे झारखंड के अंदर और ये इसको जो है ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है ना, और ये है आपका इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है जी, तो ये जो आपका इंडियन आयरन स्टील कंपनी है ये 1919 के अंदर बनी आपकी, और 1972 के अंदर इसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में इसको ले लिया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये है हीरापुर, मतलब इसकी 3 ब्रांचेस हैं जहाँ पर ये इसको के प्लांट्स हैं। तो पहला है हीरापुर, दूसरा है कुल्ती और तीसरा है आपका बर्नपुर। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हीरापुर के अंदर जो आपका प्रोडक्शन होता है पिग आयरन का। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि अलग अलग जो है रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो हमें अगर कार के स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं तो कुछ और चाहिए होगा, अगर हमें यहाँ पर उसको मोल्ड करके मैकेनिकल पार्ट्स बनाने हैं, मशीनरी पार्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें आयरन कुछ और चाहिए होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्पंज आयरन, ठीक है, पिग आयरन, तो ये सारे नाम हमें सुनने को मिलेंगे। तो हीरापुर के अंदर जो आयरन का बनता है वो है पिग आयरन। ठीक है, कुल्ती सेम देखें यही जगह है जो कि एसेंसोल के पास है, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो इसी का नाम क्योंकि इसको हो गया है तो कुल्ती के अंदर बनता है स्टील। बर्नपुर के अंदर जो ये स्टील बना है उनको रोलिंग मिल्स के अंदर क्या किया जाता है, रोलिंग मिल्स है वहाँ पर स्टील की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दुर्गापुर स्टील प्लांट। अब याद रखिएगा क्या और क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो स्टील आयरन एंड स्टील कंपनीज बनाई गई वो किस कंट्री की हेल्प से बनाई गई। ठीक है ना, या उसमें हमने किस कंट्री का असिस्टेंस लिया। ठीक है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए हमने असिस्टेंस लिया यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर आया और ये जो है वो है बर्दवान के अंदर। ठीक है जी, तो मैं बता दूं आपको फिर से कि वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल आयरन वर्क कंपनी है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है जो कि 1919 में बनी। 3 जगह इसके कहना चाहिए आउटलेट्स हैं इसके, हीरापुर में, कुल्ती में और बर्नपुर में, और तीसरा है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट है और यूके की हेल्प से ये बना है।
ठीक है। नाउ इट कम्स झारखंड। झारखंड की जब हम बात करेंगे तो टिस्को है ना, टाटा, जमशेदजी टाटा है ना, आपने नाम सुना होगा। तो जो हमारे ये जितने भी लीडर्स थे, ये जिन्होंने 1907, ठीक है, तो याद रख ले प्री इंडिपेंडेंस, तो मतलब अगर हम सबसे पुराने की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जो मतलब सबसे पहला स्टील प्लांट जो बना हमारा, ठीक है ना, वो हमारा बना ये वाला टिस्को वाला, 1907 में ये बना, जमशेदपुर के अंदर बना। पहले जगह का नाम जमशेदपुर नहीं था, एक्चुअली ये मीटिंग पॉइंट था दो रिवर का, सुब्रनरेखा और खारकी रिवर का। उसको बाद में रीनेम कर दिया गया क्योंकि जमशेदजी टाटा ने इसको बनाया था, ठीक है। तो जमशेदपुर के नाम से इस प्लेस को मतलब फेमस हो गया ये। तो जमशेदपुर के अंदर है आपका टिस्को प्लांट, ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है ना, फॉर आयरन प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, झारखंड के अंदर ही दूसरा प्लांट है जिसका नाम है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो, जैसे कि मैंने अभी कहा, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर 3 प्लांट बने, फिर थर्ड के अंदर बने। तो थर्ड के अंदर जो प्लांट बना वो है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड के अंदर बना। अब जो बोकारो स्टील प्लांट है, जैसे कि आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट बना यूके की हेल्प से, आपका बोकारो बना सोवियत यूनियन की हेल्प से। यहीं पे मैं थोड़ा सा याद करने के लिए आपको बता देती हूँ, सोवियत यूनियन बोले या रशिया बोले, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो ये था रशिया वाला पार्ट था, ये सब पूरा होता था, ये रशिया वाला पार्ट जो था, ठीक है ना। तो सोवियत यूनियन हम लोग बोले या रशिया बोले, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। तो सोवियत यूनियन या रशिया की हेल्प से हमारे 2 प्लांट हैं, बोकारो एंड भिलाई, बी, दोनों बी वाले जो हैं, ठीक है ना, बोकारो और भिलाई दोनों इसी नाम से हैं। तो बोकारो जो हमारा बना वो सोवियत यूनियन की हेल्प से था, उसके असिस्टेंस में था। जैसे टिस्को वाला प्लांट था सुब्रनरेखा और खारकी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, ऐसे ही आपका जो बोकारो प्लांट है वो है दामोदर और बोकारो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, मतलब 2 रिवर का यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है और यहीं पर ये प्लांट आपका प्रेजेंट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से पहले छत्तीसगढ़ में कर लेती हूँ। झारखंड के पास ये छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और ये इसी में आएगा, धारवाड़ और कुडुपर रॉक सिस्टम के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्लांट है दैट इज़ भिलाई। भिलाई भी आपका जो बना वो रशिया की हेल्प से बना और सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही ये बना, ठीक है। तो ओल्डेस्ट की अगर बात करें इंडिया के अंदर दैट इज़ टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक। नाउ नेक्स्ट कम्स कि उड़ीसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर है राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है ना। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये है सुंदरगढ़ के अंदर। ये जो बना वो बना वेस्ट जर्मनी के अंदर। अब याद रखिए कि जर्मनी नहीं है, वेस्ट जर्मनी है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना जर्मनी उस टाइम पर ईस्ट और वेस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है ना। तो वेस्ट जर्मनी में बना 1960 के अंदर और ये भी सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट है। तो सबसे पहला प्लांट जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर बना, 3 है, राउरकेला है, बोकारो है, दुर्गापुर है, लेकिन उनमें भी जो सबसे पहला बना दैट इज राउरकेला। तो राउरकेला सबसे पहले, देन दुर्गापुर एंड बोकारो, ठीक है जी। नाउ ओनली प्लांट, सिर्फ अकेला प्लांट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एलडी कन्वर्जन प्रोसेस, मतलब आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम यहाँ पर प्रोसेस यूज़ करते हैं वो हम एलडी कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ओपन कास्ट माइन होती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये एलडी कन्वर्जन प्रोसेस का नाम है जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और इंडिया के अंदर सिर्फ यही स्टील प्लांट ऐसा है जहाँ पर कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उड़ीसा के अंदर जो दूसरा है वो है दायत्री स्टील प्लांट, ठीक है ना। शोर बेस्ड प्लांट है, ठीक है ना। शोर मतलब जो कि ओशन के पास ही प्रेजेंट होगा, और पैरादीप प्लांट, ठीक है ना, मतलब पोर्ट के थ्रू जो भी है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसका चलेगा, ठीक। गोपालपुर स्टील प्लांट जो है वो है साउथ ईस्ट, किसके, भुवनेश्वर के। भुवनेश्वर जो एरिया है उसके साउथ ईस्ट रीजन के अंदर है, 110 किलोमीटर के अंदर, मतलब दूर पड़ता है वहाँ से ये, ठीक है। तो गोपालपुर जो स्टील प्लांट है ये भी टिस्को की ही एक यूनिट है, ठीक है ना। टिस्को जो हमने पढ़ा था झारखंड के अंदर, ठीक। तो आपका उड़ीसा के अंदर अल्टीमेटली हुए 3 प्लांट, राउरकेला, दायत्री एंड गोपालपुर, ठीक है। नाउ कम्स आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के नीचे है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है 2, पहला है वहाँ पर विशाखापट्टनम और दूसरा वहाँ पर है कोथागुडम, ठीक है। तो विशाखापट्टनम और कोथागुडम। तो विशाखापट्टनम जो है विजग इसमें स्टील प्लांट है, ये पहला शोर बेस्ड प्लांट है, याद रखें। दायत्री भी शोर बेस्ड प्लांट ही है, लेकिन ये पहला है, कौन से वाला, विशाखापट्टनम वाला। गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी आई थी तो उस टाइम पे इसी प्लांट को अंडर दैट स्कीम जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था, ठीक है। कोथागुडम जो है वो यूएनडीपी के असिस्टेंस से बना है, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब किसी कंट्री के अंदर अगर उसको असिस्टेंस चाहिए होती है कोई भी डेवलपमेंट वर्क के लिए तो यूनाइटेड नेशन उसको फंड प्रोवाइड कराता है। तो यूएनडीपी की हेल्प से ये कोथागुडम जो है वो स्टील प्लांट यहाँ पर डेवलप किया गया था। इसके अंदर जो बनता है वो बनता है स्पंज आयरन,
ठीक है, याद रखिए मैंने अभी बोला था आयरन का जो बनता है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पिग आयरन, ठीक है ना, स्पंज आयरन। तो पिग आयरन तो आपका बनता है इसको में, ठीक है ना, कोथागुडा में बनता है स्पंज आयरन। नाउ कम्स कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका की जब हम बात करते हैं, अगेन यहाँ पर भी दो प्लांट हैं आपके, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और दूसरा है इसमें विजयनगर स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है ये भद्रावती और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। भद्रावती रिवर का नाम है, याद रखिएगा। ये अकेला ऐसा प्लांट है जो कि मैंने अभी कहा था कहीं पर भी इंडस्ट्रीज़ को लगाना तभी बेनिफिशियल होगा जब आपको वहाँ पर रॉ मटेरियल मिले। मतलब अगर हमें कोई भी कहना चाहिए मिल अगर हमें लगानी है रिगार्डिंग क्लोथिंग, ठीक है ना, तो भाई गुजरात के अंदर जो है आपका बढ़िया कॉटन होता है, तो अगर इंडस्ट्री जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा वहाँ लगाएंगे तो इनपुट कॉस्ट आपका कम पड़ेगा। लेकिन ये अकेला ऐसा स्टील प्लांट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो कि आपके आयरन और स्टील मतलब आयरन जो ओर है जहाँ प्रेजेंट होता है उससे भी बाहर है, कोल जहाँ मिलता है उस रीजन से भी ये बाहर प्रेजेंट है। तो ओनली प्लांट है जो कि लोकेटेड आउटसाइड आयरन एंड कोल रीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। ओनली प्लांट मतलब जहाँ पर इसकी लोकेशन प्रेजेंट है कर्नाटका के अंदर, ना तो वहाँ पे आयरन की प्रेजेंस है ना वहाँ पर कोल आपका मिलता है। नाउ कम्स विजयनगर स्टील प्लांट, ठीक है, तोरनागुल नियर हॉस्पेट एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बेल्लारी भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा। विजयनगर स्टील प्लांट बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के पास है। माइल्ड स्टील का यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो बनती है यहाँ पर वो बनती है माइल्ड स्टील। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर है सलेम स्टील प्लांट, ठीक है। सलेम स्टील प्लांट के अंदर बनती है वर्ल्ड क्लास स्टेनलेस स्टील, मतलब ऐसा स्टील यहाँ पर बनता है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, मतलब हम उसको इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस बोर्ड को देख के लगता है कि इतनी सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ बनी तो इंडिया तो बहुत डेवलप कर जाना चाहिए था, बट थिंग इज़ कि इंडिया ने इतना सारा प्रोडक्शन तो कर लिया, बट इस प्रोडक्शन के कंजप्शन के लिए हमें लोग भी तो चाहिए। तो एट दैट टाइम मतलब उस 1956 से लेके 61 तक के टाइम पीरियड में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, उस टाइम पीरियड में जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ उन कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, ठीक है जी। तो इसी टाइम में जब इंडिया इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या कर रहा था, जूझ रहा था कि हमारे इंडस्ट्रीज़ ऐसी हो गई हैं, बन गई हैं और हमें उनमें प्रोडक्शन करना है, तो उसका कहीं पे सेलिंग भी होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो आउटपुट है वो उसका मतलब उसका जो कॉस्ट है जो हमने लगाया है वो निकल के आएगा। तो जब हम मार्केट्स को ढूंढ रहे थे उस टाइम पे, इसी टाइम पे चाइना जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने डेवलप करके धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, ठीक है ना। तो हमारे और चाइना के ग्रोथ में जो डिफरेंस रहा वो यही रहा कि हमने नेहरू जी की सोच के अकॉर्डिंग मार्शल मॉडल के अंदर सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट किया और चाइना वालों ने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। रादर दैन अगर हम उसी टाइम पे शायद अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करते तो आज जो हमारी इकोनॉमी है जो कि उस टाइम पर सिर्फ मैक्सिमम जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 80 to 90% जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ रूरल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट थी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी जो हमारी घरेलू जो हमारी चीज़ें थी अगर हम उन्हीं को शायद बूस्ट करते तो आज हमारी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी होती। इन सब के डेवलप होने का एक और कारण ये था कि जहाँ पर भी ये इंडस्ट्रीज़ लगाई गई वो ऐसे एरिया थे जो कि पहले से ही पुअर थे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर रीजन के अंदर ये लगाई गई। इनको लगाने का मोटिव अच्छा था, अच्छा इन द सेंस क्या, इनको लगाने का मोटिव था कि जो सबसे डिप्राइव्ड एरिया है ना, सबसे गरीब वाला जो एरिया है, पुअरेस्ट ऑफ द रीजन है, आप जाके उसमें लगाएं, ठीक है ना। तो जब इंडस्ट्रीज लगेंगे लोगों को काम मिलेगा तो उनके पास पैसा पहुंच जाएगा। बट थिंग इज कि भाई इन्होंने बना तो दिया, अब जब तक वो सामान मार्केट में जाएगा नहीं और उसका कॉस्ट नहीं आएगा तब तक आप उनको भी अमाउंट नहीं दे पाएंगे। तो जो यहाँ के पुअर थे वो और पुअर हो गए, ठीक है ना। तो रीजन जो है जैसे डेवलप करना चाहिए था ये रीजन वैसे डेवलप नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीजन के पुअर होने के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन सब के डेवलप होने का जो इन सब से जहाँ कंट्री को जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए थी वैसा यहाँ पर ना होकर के उसका जस्ट रिवर्स हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसी के अगेंस्ट हम लोग बात करें तो जैसे नेहरू जी जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर आपकी लेकर क्या है महालनोबिस मॉडल या इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, वैसे ही राजीव गांधी जो हैं वो कंप्यूटर्स को लेकर के आए इंडिया के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। और आज हम बात करें तो हमारे जीडीपी का जो प्राइम फैक्टर है वो सर्विस
सेक्टर से भी बनता है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी, ठीक है ना, कि हम जो है प्राइमरी से सीधे टर्चरी सेक्टर पर कूद गए, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधे हम लोग जो है सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। सेकेंडरी हमारा सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नहीं डेवलप कर पाया। और दूसरा क्वेश्चन था कि जीडीपी में कितना परसेंटेज है, मतलब सर्विस सेक्टर कितना देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना देता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना जीडीपी को अकाउंट करता है, ठीक है। होपफुली आप ये आंसर मुझे देंगे, ठीक है, और आपको ये पार्ट समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, है ना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, है ना, एंड डू लाइक इट, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।